जय गुरुदेव मित्रों। मैं मनोज कुमार प्रभाकर अपने इस YouTube चैनल गुरु मैठी वाणी पर आप सभी का हार्दिक एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, काफ़ी दिनों के बाद मैं आज आपके अपने इस YouTube चैनल पर उपस्थित हुआ हूं और ईश्वर से मेरी प्रार्थना होगी कि मैं आगे भी आपके बीच हमेशा बना रहूं और आपका प्रेम और आशीर्वाद पाता रहूं। मित्रों, आज मेरे पास में टेलीफोन पर किसी ने एक सवाल किया कि क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एमएनडी का इलाज संभव है या नहीं। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा कि हाँ, बिल्कुल संभव है। तो मैंने सोचा कि मैं आज आपको एमएनडी के बारे में बताऊं। तो मित्रों, मैं आज आपको एमएनडी के बारे में बता रहा हूँ, जिसे कहते हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज। मोटर न्यूरॉन डिजीज बेसिकली अगर हम अपने जीवन के क्रम में देखें तो ये हेरिडिटिकल भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण भी हो सकता है, लेकिन मूल रूप से हमारे शरीर में जब विटामिन ई और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी B12 इन दोनों की जब कमी होने लगती है तो हमारे शरीर में स्टिफनेस, सांस लेने में तकलीफ, तंत्रिका तंत्रों को जो सूचनाएं मिलनी चाहिए उनमें अवरुद्धता, बोलने में अवरुद्धता आदि प्रकार के प्रॉब्लम्स शुरुआत होने लगते हैं। और मोटर न्यूरॉन डिजीज का जो बुनियादी जो प्रारंभिक लक्षण है कि वाणी में लड़खड़ाहट, यानी कि जो आप बोलते हैं वह कभी भी मतलब कि अस्पष्ट रूप से आप बोल नहीं सकते, आपकी वाणी जो है वो आपस में लटपटाने लगती है। और ये जीवन के 40 से 70 वर्ष के उम्र में किसी भी व्यक्ति को, खास करके पुरुषों में ये ज़्यादा होता है, महिलाओं को भी हो सकता है। तो आज हम आपको इसी के विषय में बता रहे हैं कि सबसे पहले जो काउज होता है इस रोग का वो होता है विटामिन ई और विटामिन B12। उसके बाद में कुछ जेनेटिकल फैक्टर्स भी होते हैं, यानी अनुवांशिकी या जैविक जो अनुवांशिकी फैक्टर होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, ऑक्सीडेटिव फैक्टर्स भी हो सकते हैं, न्यूरॉन इन्फ्लामेशन यानी कि आपके नसों में जो है सो किसी प्रकार का तनाव, आकुंचन, एस्पज्म या प्रदाह आदि हो सकता है। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन यानी कि जो आपके शरीर का जो पावर हाउस जो सेल का है उसके क्रियाकलाप में जब अवरुद्धता आती है तो ये एक इसका मूल कारण है। अब हम आते हैं सिम्टम्स के बारे में। हेमाटोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस ALS ये हो सकता है, जो कि मोस्ट कॉमन फैक्टर है जो MND का है। दूसरा प्रोग्रेसिव बल्बर पैल्सी यानी बल्बर लकवा, जो एक प्रकार का लकवा होता है। उसके बाद प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी यानी कि आपका मस्कुलर जो है सो उसमें आकुंचन होना बंद हो जाता है। तीसरा जो है, चौथा जो है प्राइमरी लैटरल स्क्लेरोसिस एंड स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। तो ये 5 प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो आपके MND में आती हैं। अब इसका जो इलाज प्रोग्नोसिस यानी कि इसका निदान हम कैसे, क्या पैथोलॉजिकल टेस्ट कराएंगे कि आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाए कि हाँ, ये प्रॉब्लम हमारे शरीर में हो रहा है। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोमायोग्राफी कराना होगा। दूसरा MRI यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो होता है वो कराना होगा। तीसरा नर्वस कंडक्शन स्टडीज करना होगा। उसके बाद में यूरिन और स्टूल का जो है सो आपको टेस्ट कराना होगा कि इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, क्या उसमें फाइंड आउट हो रहा है। तो अभी ये जो मेरे पास में एक जो पेशेंट है उसने जो अपना डिटेल्स भेजा तो उसमें मैंने देखा कि SGPT और यूरिन में जो है एल्बुमिन, कीटोन्स आदि प्रेजेंट थे। उनकी जो पर मात्रा है वो थोड़ी गड़बड़ होती। तो इसके कारण
तो आज जो हमारे पास में पेशेंट का जो रिपोर्ट आया उसमें मैंने जो पाया, उस पेशेंट का जैसे एसिडिटी बढ़ा हुआ था और एल्बुमिन बढ़ा हुआ था और कीटोन्स भी शायद मिल रहे थे, वो मुझे ठीक से भी याद नहीं है। तो यहाँ पर जो मैंने कि यूरिन में इन्फेक्शन और लीवर में इन्फेक्शन बता रहा था। तो अब आते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो 114 वनस्पतियाँ जो यूज़ की गई हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो MND पर जिसका प्रभाव है वो कोनियम मैकुलुटम है। और कोनियम मैकुलुटम जो है आपके S5 और सॉरी S5 नहीं, C5 और GE, जिसमें सबसे ज़्यादा, हालांकि सी ग्रुप में सारे के सारे मेडिसिन में कोनियम मैकुलुटम का यूज़ है, प्रयोग है, साथ में रस्टक्स का यूज़ है, बेंजोटॉक्सिकम का यूज़ है, पिनकेनेला का यूज़ है। और क्लासिफिकेशन में 1 to 5 to 10, 13, 15, 17 में अलग अलग अन्य औषधियों का भी यूज है, लेकिन ये 4 जो प्लांट है वो कॉमन है। तो और इसके अलावा जी में जो है सो सबसे लास्ट में आपको पॉपुलस टी पॉपुलस अल्वा, एर्बमलेंस और हेमामेलिस, फाइटोलक्का और सेम्बुकस नाइग्रा और कोनियम मैकुलुटम। यहाँ पर एक बात जो कॉमन जो हमको दिख रही है कि C5 और जी में फाइटोलक्का जो है सो एक ज़्यादा ही हेलमिंथिक मेडिसिन है, जो एस्पाज्म, जो न्यूरॉन्स में जो एस्पाज्म होता है उसको तोड़ने के, उसमें उसके ऐठन को, उसके ब्लॉकेज को, उसमें जो इंजरी होती है उसके हीलिंग करने के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो आपको यहाँ पर GC5, इसके अलावा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड S5, इसके बाद आर्टिकुलर मेडिसिन में A3, F1, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर डिस्फंक्शन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को F1 इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लिक्विड सेल्स जो होते हैं, यानी कि ब्लड और ये जो न्यूरॉन्स में जो है सो जो फ्लो होते हैं, उसके लिए F1, और साथ में इन्फेक्शन वगैरह अगर दिखता है या जेनेटल अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए भेन-1 और भर-1 का प्रयोग हम इसमें करते हैं। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि उसमें आपकी जो शरीर की जो स्थिति वो उस्तुल होना चाहिए, यानी कि शरीर का फंक्शन धीरे 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 बंद होते हुए एक पैरालिसिस की तरफ आपका बॉडी मूव करता है। तो यहाँ पर जितना भी अधिक से अधिक हो सके पॉजिटिव मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए, यानी कि D2, D1 के फॉर्म में। या अब इसको इनिशिएट करने के लिए आप शुरुआत में, अगर आप गर्म इलाके में रहते हैं, यानी कि भारत के दक्षिणी प्रदेश में, साउथ इंडिया में अगर आप रहते हैं, अगर वहाँ पर अगर आपके इस तरह के पेशेंट अगर सामने आते हैं तो वहाँ पर आपको D3 या D4 से स्टार्ट करना है। और अगर आप उससे धीरे धीरे, यानी कि आप कश्मीर की ओर बढ़ते हैं, यानी कि उत्तरी भारत के, नॉर्थ इंडिया की तरफ, तो वहाँ पर आपको इसका प्रयोग D1 में करना है। धीरे धीरे D2 और D1 में करने से आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। बीच में अगर बिहार, यूपी में अगर आप रह रहे हैं, मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, या आप ईस्ट इंडिया में रह रहे हैं, यानी कि पूर्वी भारत में रह रहे हैं, या आप पश्चिमी भारत में रह रहे हैं, तो ऐसे जगहों पर आपको D2 से ये स्टार्ट करना है। और रोग की स्थिति और पेशेंट की स्थिति को देखते हुए, मौसम को देखते हुए, अगर आपके जाड़े के दिनों में अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो D2 में मैसिव डोज में, यानी कि मेडिसिन का जो कंपोजिशन आप करेंगे उसमें आप कम से कम 5 बूंद का 5 to 10 ड्रॉप्स जो है सो ईच मेडिसिन को आपको लेना होगा। और इस प्रकार से आपकी मेडिसिन को आपको तैयार करना हो, तैयार कर करके आपको देना होगा। इसके साथ साथ एल्बुमिन के ट्रीटमेंट को भी देखना होगा, यानी कि रीनल मेडिसिन आपको देनी होगी। लीवर तो हालांकि आपका S5 C5 से लीवर भी कंट्रोल हो जाता है, लेकिन अगर SGPT यहाँ पे सुधार नहीं हो रही तो यहाँ पे आपको जो भी मेडिसिन आप देंगे तो वो गैस फॉर्म करेगा,
तो उसके लिए आपको साथ में S10 SLS और WE का प्रयोग करना होगा, जिससे कि आपका ये गैस का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और जो देखी जाती है कि आपका मस्तिष्क से स्पाइनल कॉर्ड के तरफ जो कनेक्शन है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से होते जो आपके तंत्रिका तंत्र है, जहाँ से आपको बॉडी में संदेश प्राप्त होता है कि हमें किसी प्रकार की दुर्घटना जो है सो होने वाली है, कोई आपका प्रॉब्लम जो है सो आपके सामने आने वाला है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको रेड इलेक्ट्रिसिटी का पेंट आपको बॉडी पर करना होगा, जिससे कि आप का जो ब्लॉकेज है वो आपका ठीक हो सके। अगर आपको हाइपरटेंशन अगर दिखाई देता है पेशेंट के साथ में, तो आपको यहाँ पर रेड इलेक्ट्रिसिटी की जगह पर जी का प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और अगर वाई का पेंट, डब्ल्यू का पेंट अगर हाइपरटेंशन है तो आपको सर के चंदिया के ऊपर में लगाना होगा। और अगर आप सर के चंदिया, अगर आपका इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिर्फ रेड इलेक्ट्रिसिटी का आप जब प्रयोग करेंगे तो आस्थमेटिक कंप्लेन भी आपका दूर रहेगा, और आपका जो तंत्रिका तंत्र का जो प्रवाह है वो भी धीरे 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 रिगेन करना शुरू हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको हमेशा समय पर मिलता है जब भी हमारा वीडियो है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।